हाय एवरीवन, हेलो। कैसे हैं सभी लोग? आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा। जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लीजिए। नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, चैप्टर नंबर 7, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो जिन्होंने भी उस चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख लेना। आज का जो क्लास होने वाला है उसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के। चलिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 हैं। पहला क्वेश्चन आपका आता है, डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पूछा गया है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसे कैसे चेंज हुआ है, पूरा हिस्ट्री आपको बताना है कैसे कैसे चेंज हुआ है। तो भाई मैंने आपको बताया था कि एरिस्टोटल जो थे उन्होंने पहला अटेम्प्ट करा था, ठीक है। उन्होंने प्लांट्स को हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया था, और उन्होंने एनिमल्स को प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज एंड आरबीसीज एब्सेंट, इसके बेसिस पे एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया था। पर ये क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल हो गया समाव, क्योंकि ये अपनी बात को प्रॉपरली नहीं रख पाए। फिर आए आपके लिनियस, कैरोलस, लिनियस, जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। एक था प्लांट किंगडम, एक था एनिमल किंगडम। पर ये हुआ कि ये भी ना यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, है ना। तो और यूकैरियोटिक्स प्रोकैरियोटिक्स नहीं बता पाए, इसीलिए इनका भी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो एक्सेप्ट नहीं करा गया। तो एरिस्टोटल भी गए, लिनियस भी गए। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया आर एच विटेकर का। आर एच विटेकर ने 1965 में, देखो इसके बीच में भी ना काफी सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने 3 किंगडम 4 किंगडम दिया। बट डिपेंड करेगा मार्क्स पे। अगर आपको चीजें याद है तो आप बाकी के सारे 4-5 जितने भी साइंटिस्ट हैं, 5 साइंटिस्ट हैं, अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हो, नहीं है याद तो आपको जितने याद आ रहे हैं उतने लिख दो, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, और मार्क्स पे भी डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का है। 5 मार्क्स का है तो सारा लिखना, 3 मार्क्स का है तो ये 3 पॉइंट सफिशियंट है। एरिस्टोटल बता दो, लिनियस बता दो, फिर आर एच विटेकर बता दो। आर एच विटेकर ने 1969 में क्या करा था, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, इन सब के बेसिस को मान के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय आर एच विटेकर इन 1969। और जिसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, बहुत ही शानदार वीडियोस हैं इस चैप्टर के, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो इस चैप्टर के वीडियोस को जाके ज़रूर देखना बच्चों, और वहाँ से अपने सारे के सारे प्रॉब्लम्स को क्लियर कर लेना। जो भी डाउट हो तो आप क्रैश कोर्स अगर जो भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे, तो हमसे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। और एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप एक बार हमसे कनेक्ट हो जाओगे ना तो आप लाइफ टाइम के लिए हमसे ज्वाइन हो जाओगे। ऐसा नहीं कि हम आपको 11th के बाद या 12th के बाद छोड़ देने वाले हैं, नो, वी आर गोइंग टू गाइड यू लाइफ टाइम। कभी भी, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर गाइडेंस चाहिए ना तो आप मुझसे पूछ सकते हो, फ्रेंकली पूछ सकते हो। मैं और जो भी बाकी के दूसरे टीचर्स रहेंगे सब मिलके आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट 2 इकोनॉमिकल important uses, economical uses of heterotrophic bacteria and archaebacteria। इनके बताने आपको इकोनॉमिक यूजेस। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का क्या यूज है, दे एक्ट एज डिकम्पोजर एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ये डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं और ह्यूमस के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सेकेंड यूज क्या है, दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दही बनाने में, ठीक है। फिर अब थोड़े और बता देते हैं, उसमें 2 पूछे गए, थोड़े से हम ज़्यादा अब आप बता देते हैं, जो याद रहे वो लिख देना। मेनी एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक्स भी बनाई जाती हैं। मेनी सॉइल बैक्टीरिया हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। कई सारे ऐसे सॉइल बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन करते हैं, किसकी, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सुना होगा आपने। आर्के बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। तो आर्के बैक्टीरिया के 2 यूजेस ये रहे, मीथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डंक ऑफ रूमिनेंट बाय द मीथेनोजेंस, मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। फिर मीथेनोजेंस जो होते हैं वो बायोगैस के फॉर्मेशन में और सीवेज ट्रीटमेंट में भी यूज किए जाते हैं। बायोगैस प्रोडक्शन और सीवेज ट्रीटमेंट में, 2 चीज़ों में इनका यूज किया जाता है। बायोगैस कैसे बनती है, सीवेज ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये मैं आपको 12th क्लास में बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
what is the nature of cell walls in diatoms? diatoms में सेल वॉल का क्या नेचर है? तो ये रहा आंसर. द सेल वॉल ऑफ द डायटम्स इज मेड अप ऑफ सिलिका. ये हमें पता है. देयर सेल वॉल कंस्ट्रक्शन इज नोन एज फ्रूस्ट्यूल कहलाता है. इट कंसिस्ट ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग लेयर फिक्स्ड टुगेदर to each other in such a way that they looks like a soap box. ऐसा लगता है कि ये soap box की तरह. यहाँ डायग्राम भी मैंने लगाया हुआ है soap box का, देख सकते हो आप सभी. When the diatom dies, जब ये मरता है ना, तो सिलिका जो होता है, इनका जो सेल वॉल होता है, जो सिलिका होता है ना, वो डिपॉजिट हो जाता है. कई सालों तक डिपॉजिट होगा और वो जो एरिया होता है उस एरिया को हम बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ. ये डायटोमेशियस अर्थ जो होती है सॉफ्ट होती है और क्वाइट इनर्ट होती है, सॉफ्ट होती है. और इसका यूज हम करते हैं ऑयल्स में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, शुगर्स और दूसरे इंडस्ट्रियल पर्पसेस में हम इसका यूज कर लेते हैं. किसका यूज? जो वो आपका डायटोमेशियस अर्थ होता है ना, सिलिका से बनी हुई उनकी क्या होती है? सेल वॉल होती है. वही सेल वॉल वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है, कई सालों तक डिपॉजिट होगी, तो वो जो एरिया में बहुत सारी डिपॉजिट होगी उसको हम डायटोमेशियस अर्थ बोलते हैं. उस डायटोमेशियस अर्थ का यूज हम किस में कर लेते हैं? फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में, शुगर में और दूसरे इंडस्ट्रियल पर्पसेस में. क्वेश्चन नंबर 4. Find out what do the term algal bloom and red tide signifies. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये हर बार, ऑलमोस्ट हर बार ये पूछा जाता है कि एल्गल ब्लूम और रेड टाइड्स क्या होता है. तो देखो बच्चों, एल्गल ब्लूम का मतलब होता है इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ एल्गी और ब्लू ग्राउंड एल्गी इन ब्लू ग्रीन एल्गी इन वाटर. क्या होता है? एल्गी, एल्गल ब्लूम का मतलब है जो पानी है, वाटर बॉडी है, ठीक है, उसमें एल्गी का या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी का एक्यूमुलेशन हो जाना. बहुत ज़्यादा एल्गी ग्रो हो रही है जिससे वाटर बॉडी में क्या हो रहा है? डिस्कलरेशन हो रहा है. और BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का बढ़ना मतलब कि पॉल्यूशन का भी बढ़ना. ये बात ध्यान रखना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूशन. पॉल्यूशन बढ़ना मतलब BOD बढ़ना, BOD बढ़ना मतलब पॉल्यूशन बढ़ना. समझ में आ गई बात? जिसकी वजह से BOD बढ़ी, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी, तो उस तालाब की ऑक्सीजन कम होने लगी, ठीक है. एल्गी जो है वो सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है. इसकी वजह से जो बाकी के एनिमल्स हैं, फिशेस जो हो गए, एक्वाटिक एनिमल्स जो हो गए, बेचारे उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, वो सारे के सारे क्या हो गए? मर गए, उनकी डेथ हो गई. ये था एल्गल ब्लूम. अब रेड टाइड समझते हैं. रेड टाइड्स जो होते हैं वो कॉज होते हैं रेड डाइनोफ्लैजिलेट, जिसका नाम है गोनियोलेक्स. यहाँ पे डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा. रेड डाइनोफ्लैजिलेट की वजह से होता है. ये मल्टीप्लाई करता है बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करेगा, रैपिडली मल्टीप्लाई करके स्प्रेड होगा. ड्यू टू देयर लार्ज नंबर द सी अपीयर्स रेड इन कलर. बहुत सारे बन जाने के कारण रेड कलर में आपको सी दिखती है. दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ टॉक्सिन इन द वाटर. ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि लार्ज नंबर ऑफ फिशेस की डेथ कॉज करता है. क्लियर हो गए? तो एल्गल ब्लूम और रेड टाइड्स दोनों ही अच्छी चीज नहीं है. 5th क्वेश्चन ऑल ऑफ यू. हाउ आर वायरॉइड्स डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस? वायरॉइड्स वायरस से कैसे डिफरेंट है? ठीक है, तो वायरॉइड जो था वो डिस्कवर हुआ था इन 1917 बाय T.O. डेनियर. दे कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज. ठीक है, ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कॉज करते हैं. डायग्राम देख सकते हो आप, पोटैटो का शेप देख रहा हो कैसे स्पिंडल फॉर्म में या अजीब सा लंबा सा फॉर्म हो गया है. तो ये क्या है? ये पोटैटो को एक डिसीज हो गई है जिसका नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज. दे आर स्मॉलर इन साइज देन वायरसेस. रिमेंबर दिस, वायरस आर स्मॉलर इन साइज देन वायरसेस. वायरस कितना छोटा होता है लेकिन उससे भी छोटू सा होता है आपका वायरॉइड. They also lack the protein coat, इनमें प्रोटीन कोड नहीं है, and contain free RNA of low molecular weight. इनमें free RNA होता है, low molecular weight होता है. क्वेश्चन नंबर 6, ये है अब भाई लेंदी क्वेश्चन है. ये है आपका 5 मार्क क्वेश्चन. इसमें पूछा गया है डिस्क्राइब ब्रीफली 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ के 4 मेजर ग्रुप्स आपसे पूछे गए हैं. तो पहले नंबर तो प्रोटोजोआ की एक डेफिनेशन लिख दो कि प्रोटोजोआ आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट
with heterotrophic mode of nutrition. They may be holozoic, saprophytic और parasitic. They are divided into 4 major category. अब भाई हम इन्हें 4 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. पहली कैटेगरी है अमीबॉइड प्रोटोजोआ, जो अमीबा की तरह होते हैं. ठीक है, ये यूनिसेलुलर हैं, जेली लाइक होते हैं और ये फ्रेश और सी वाटर में या फिर मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाते हैं. इनकी बॉडी में पेरिप्लास्ट नहीं होता है. ठीक है, और इनमें क्या होता है, दे मे बी नेकेड और कवर्ड बाय कैल्सेरियस सेल. दे यूजुअली लैक फ्लैजेला, फ्लैजेला नहीं है. एक टेम्परेरी प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ होती है स्यूडोपोडिया. सी दिस डायग्राम एवरीवन. स्यूडोपोडिया होते हैं, उसके पास में से स्यूडोपोडिया बनाता है, अपने प्रे को पकड़ता है, उसके अंदर फूड को ले लेता है. ठीक है, फॉल्स फीट जिन्हें हम बोलते हैं मूवमेंट के लिए, कैप्चरिंग ऑफ प्रे के लिए यूज होते हैं. ये पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं. तो ये था अमीबॉइड प्रोटोजोआ. सेकेंड आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ. तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ क्या है भाई, जिनके पास में फ्लैजिला होगा. वेरी सिंपल. तो दे आर फ्री लिविंग नॉन फोटोसिंथेटिक फ्लैजिलेट्स एंड दे possesses flagella for locomotion and capturing prey. They include parasitic form such as trypanosoma. ट्राइपेनोसोमा गेम्बियंस, ये इसका एग्जाम्पल है, जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है. स्लीपिंग सिकनेस डिसीज का नाम सुना होगा आप सभी ने. इस सिकनेस को कॉज कौन करता है, प्रोटोजोआ. कौन सा प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, जिसका एग्जाम्पल है ट्राइपेनोसोमा. ट्राइपेनोसोमा गेम्बियंस इज कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमन बींग्स. नेक्स्ट इज सीलिएटेड प्रोटोजोन्स. सीलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या है, अब भाई जब फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला था तो सीलिएटेड में ऑब्वियसली सीलिया होगा. तो सीलिएटेड प्रोटोजोन, they are aquatic individual that form a large group of protozoa. Their characteristic feature are the presence of numerous cilia. पूरी बॉडी पे सीलिया है on their entire body surface and the presence of 2 nuclei. बॉडी के अंदर इनके 2 न्यूक्लियाई होते हैं. अब ये जो मूवमेंट करते हैं ना, सीलिया जो होता है इसके थ्रू मूवमेंट होता है, और 2 सीलिया के बीच में जो गैप होता है उसको हम गुलेट बोलते हैं. तो ये भी आप एक्सप्लेन कर देना. उस गुलेट की मदद से वो क्या करते हैं, फूड का इनटेक और एक्सक्रीशन भी वहीं से करते हैं. ठीक है, तो ये था आपका सीलिएटेड. एग्जाम्पल इसका है पैरामेशियम. अब लास्ट चौथा स्पोरोजोन्स. स्पोरोजोन्स क्या है, दे आर डिसीज कॉजिंग एंडोपैरासाइट्स एंड अदर पैथोजन. ये भाई ये डिसीज कॉजिंग है. ठीक है, पैथोजेंस होते हैं. ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, एक न्यूक्लियस है, एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय पैलिकल. इनकी बॉडी पे पैलिकल होता है, एंड डू नॉट possess any cilia and flagella. They include मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए. ये पूरे हमने 4 टाइप के क्या देख लिए, प्रोटोजोआ देख. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक. कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स दैट आर पार्शली हेटरोट्रॉपिक. बताओ भाई, जो पार्शली हेटरोट्रॉपिक है इसका क्या मतलब हुआ. तो भाई ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब इनके पास में क्लोरोफिल पिगमेंट है. ठीक है, that means कि they can make their own food by the process of photosynthesis. लेकिन कुछ insectivorous plants होते हैं जो partially heterotrophic होते हैं. मतलब कि insectivorous का मतलब क्या, जो insect खाते हैं. ठीक है, they have various means of capturing insects so as to supplement their diet with required nutrient derived from insect, causing proliferation of growth. The example include pitcher plant, Venus flytrap, bladderwort and sundew plant. क्या होता है बच्चों, कोई सारे प्लांट्स जो हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं. दैट मीन्स कि वो अपना खाना खुद बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, इनके पास में क्लोरोफिल है. लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं. ठीक है, इंसेक्ट खाते हैं, तो इंसेक्ट के थ्रू ही ये अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं. तो ये पार्शियली हेटरोट्रॉपिक हैं, पूरे के पूरे उन पर डिपेंडेंट नहीं है, बट हाँ पार्शियली ये इंसेक्ट आके बैठेगा तो उससे खा जाएंगे, कैप्चर कर जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट डू द टर्म phycobiont and mycobiont signifies. So phycobiont refers to the algal component of the lichen. देखो ये मैंने phycobiont और mycobiont ना जब मैंने लेक्चर लिया था इस टॉपिक का, तब मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था. जो भी बच्चे मिस कर चुके हैं ना वो लेक्चर या नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना उस लेक्चर को, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा
फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट क्या होता है। अभी सिर्फ मैंने इसको शॉर्ट में 2 मार्क आंसर के हिसाब से इसको लिख दिया है कि फाइकोबायोंट जो है वो एल्गल कंपोनेंट है लाइकेन का, और माइकोबायोंट जो है वो फंगल कंपोनेंट है। एल्गल contain chlorophyll and prepare food for the fungi, whereas fungus provide shelter to the algae and absorbs water and nutrient from the soil. This type of relationship is referred to as symbiotic relationship. symbiotic relationship में है तुम एक चीज तुम दो एक चीज मैं दूंगा, ठीक है। तो जो एल्गी और फंजाई होते हैं वो लाइकेन के अंदर एक symbiotic relationship में प्रेजेंट होते हैं। जो एल्गी कंपोनेंट देता है उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोंट, और जो फंगस कंपोनेंट देता है उसको हम बोलते हैं माइकोबायोंट। समझ में आया बात को कि फंगस ने बोला कि भाई साहब तुम मेरे घर में आके रह जाओ, तो एल्गी वहां आके रह गया। तो जो फंगस ने घर दिया है ना वो हो गया माइकोबायोंट, और एल्गी आके घर में रहा, लेकिन किस शर्त पे कि तुम अगर खाना बनाओगे ना तभी मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा। तो एल्गी ने कहा ठीक है मैं खाना बना दूंगा भाई साहब आपके लिए। तो वो जो एल्गी खाना बना रहा है ना वो है आपका फाइकोबायोंट। समझ में आया। Next question, question number 9. Give a comparative account of the classes of kingdom fungi under the following. पहला है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नोड आपको ये बताना है कि किंगडम फंजाई में अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो आप उसको कैसे कैसे समझा पाओगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो उसमें ए है। इसमें 4 चीजें यहाँ पे आपको फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और यूट्रोमाइसिटीज, ये 4 चीजें पूछी गई हैं। इन चारों के आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताने हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो फाइकोमाइसिटीज ये ग्रुप में क्या आते हैं, राइजोपस, एल्ब्यूगो, ये सारे आते हैं। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन द प्लांट और आर फाउंड ऑन डिकेइंग मैटर, ये डिकेइंग मैटर पे पाए जाते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है। मोटाइल जूस्पोर एंड नॉन मोटाइल एल्पानोस्पोर्स बनते हैं जो कि एंडोजेनियसली बनते हैं स्पोरेंजियम में। Sexual reproduction may be of isogamous, anisogamous or oogamous type. This results in the formation of thick-walled zygospore. अब जिन्हें ये नहीं समझ में आ रहा ना आइसो, एनाइसो और oogamous वाला कॉन्सेप्ट, उन्हें जाके लेक्चर देखना पड़ेगा तो वहां पे समझ आ जाएगा। चलो एस्कोमाइसिटीज की बात करें। एस्कोमाइसिटीज में फंजाई के जो मेंबर्स आते हैं वो हैं पेनिसिलियम, एस्पैजिलिस और न्यूरोस्पोरा, ठीक है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, दे आर स्पोरोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक एंड ग्रोइंग ऑन डंक, ठीक है। समझ में आ गया। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली सच एज कोनिडिया, इनमें कोनिडिया बनते हैं। कोनिडियोस्पोर के ऊपर कोनिडिया बनते हैं, उनमें से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता रहता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एस्कोस्पोर्स के थ्रू होता है, एंडोजिनसली अंदर, ठीक है। स्पोर बनते हैं एक्सोजिनसली बाहर, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ हो रहा है, एंडोजिनसली अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेसिडियोमाइसिटीज की। बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है, दिस ग्रुप ऑफ फंजाई इंक्लूड मेंबर्स सच एज ऑस्टिलेगो और प्यूसिनियम, ठीक है। दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, तो जो भी नाम अच्छे लगे उनके दो एग्जाम्पल आप याद रख लेना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इनका, दे ग्रो एज डिकम्पोजर्स इन द सॉइल और ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स। समझ में आया। They also occur as parasites in plants causing disease such as rust and smut. Rust and smut, smut क्या होता है, जो wheat होती है ना, वीट जो गेहूं की धान होती है, गेहूं की बालियां होती हैं, उनमें जो लग जाती हैं चीज़ें उन्हें हम स्मट बोलते हैं, ठीक है। अब हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस कॉमनली थ्रू फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते हैं, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ हाइफे रिजल्टिंग इन डाइकैरियन। ये मैंने समझाया है डाइकैरियन स्टेजेस कैसे बनते हैं। 4 बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे बेसिडियम के अंदर। यूट्रोमाइसिटीज की बात करें, ये फंगस की बात हो रही है, फंजाई की, 4 टाइप के फंजाई की। तो इसमें क्या आता है, ऑल्टरनेरिया, ट्रैकोडर्मा,
अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इनका, सम मेंबर्स आर स्पोरोफाइट व्हाइल अदर आर पैरासाइट, कुछ स्पोरोफाइट हैं कुछ पैरासाइटिक हैं। हाउएवर लार्ज नंबर एक्ट एज डिकम्पोजर्स ऑफ लीव लिटर, जो लीफ पत्तियों का कचरा होता है ना उनको डिकम्पोज कर लेते हैं ये। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, asexual reproduction is the only way, one and only way is asexual reproduction, जिसमें asexual spores बनते हैं जिन्हें हम कोनिडिया बोलते हैं, sexual reproduction नहीं होता है। 10वां क्वेश्चन, What are the characteristic features of euglenoid? euglenoid के characteristic features आपको बताने हैं, तो ये इनकी characteristic feature है, ये डायग्राम रहा। तो देखो अब देखो इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है आपके पास में कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, कहीं नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि डायग्राम ड्रॉ करना है। क्यों? क्योंकि यूग्लिनॉइड के बारे में पूछा तो आप आसानी से यूग्लिना का डायग्राम बना सकते हो। जब आप यूग्लिना का डायग्राम बना के आओगे ना इस आंसर में और फिर उसके पॉइंट्स लिख दोगे 5, आपके पूरे मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। मैं हमेशा बोलती हूँ, जितने भी मैंने चैप्टर्स के अभी तक क्वेश्चन आंसर आपको कराए, मैंने हमेशा ये बात बोली है, ड्रॉ दी डायग्राम व्हेनेवर वेयरएवर देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी हो भाई बना दो, ड्राइंग कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यूग्लिना का डायग्राम बना दो, ठीक है। अब यूग्लिना में आपको दिखाना क्या क्या पड़ेगा, एक फ्लैजेला आउटसाइड से, एक शॉर्ट फ्लैजेला इनसाइड, फिर क्लोरोप्लास्ट थोड़े से बना दो, इतने सारे बनाने की जरूरत नहीं है, न्यूक्लियस बना दो, न्यूक्लियोलस बना दो एंड पायरानोइड बना दो, इतना आपको बताना है, दैट्स इट। अब देखो इसकी हम फीचर्स की बात करें तो यूग्लिनॉइड्स आर यूनिसेल्युलर है, कॉमनली फाउंड इन फ्रेश वाटर, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, बाहर आप इसके सेल वॉल की जगह पे ना पैलिकल होता है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करता है, प्रोटीन रिच वॉल होती है। 2 फ्लैजेला होते हैं, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, एक स्मॉल लाइट सेंसिटिव स्पॉट होता है, आई स्पॉट इनमें प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद में स्मॉल लाइट आई स्पॉट मैंने बता दिया, दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। एब्सेंस ऑफ लाइट में ये हाँ ये मैंने बताया था कि डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, डुअल मोड, दिन के टाइम पे ऑटोट्रॉपिक, रात के टाइम पे हेटरोट्रॉपिक होते हैं ये, ठीक है। फिर दे हैव प्लांट बॉडी, they have both plant and animal like features which makes them different to classify, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट होता है इन्हें क्लासीफाई करना, इसीलिए हमने इन्हें अलग ही कैटेगरी में डाल दिया है। Question number 11. Give a brief account of virus with respect to their structure and nature of genetic material. Also name 4 common viral disease. अब आपको बताना है कि वायरस के रिस्पेक्ट में आपको उनके जेनेटिक मटेरियल को एक्सप्लेन करना है और उनके 4 टाइप के वायरल डिसीजेस बताने हैं। चलो भाई इसका भी आंसर कर लेते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बट मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ। तो देखो अब मैंने आपको आंसर बताया तो ऐसा नहीं है कि आप जैसा मैंने लिखा है वैसे ही लिख दो, ट्राई टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, है ना। फ्लो चार्ट्स बनाओ, टेबल्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ और ऐसे उन्हें अपने हिसाब से एक्सप्रेस करो आंसर को। जितना अट्रैक्टिव वे में आप आंसर लिख के आओगे ना आपको उतने प्यारे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, आपको आंसर में पॉइंट टू पॉइंट लिखना क्या है मैं वो बता रही हूँ, कैसे लिखना है इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू, ठीक है। मैं बस तरीका बता सकती हूँ, लिखना आपको है, पेपर आपको देना है, ठीक है। तो ध्यान से जरा आंसर्स को आप देखिए, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिख के आना, बिल्कुल फालतू की चीजें मत लिख के आना आंसर्स में। तो आंसर देखो, viruses are submicroscopic infectious agents that can infect all living organism. A virus consists of genetic material surrounded by a protein coat. The genetic material may be present in the form of DNA और RNA. DNA या RNA के फॉर्म में genetic material इनमें present होता है। Most of the virus infecting plants have सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ज्यादातर वायरस के पास में RNA होता है जेनेटिक मटेरियल के थ्रू में, बट द वायरस इन्फेक्टिंग एनिमल्स हैव सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA। एनिमल्स में ये डबल स्ट्रैंडेड RNA या DNA के फॉर्म में भी हो सकता है। बैक्टीरियोफेज बहुत कॉमन है, ये बैक्टीरियोफेज और वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया मोस्टली हैव डबल स्ट्रैंडेड DNA, इनमें डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। देयर प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, कैप्सिड होता है।
ये भी मैंने आपको बताया है मेड अप ऑफ कैप्सोमियर सब यूनिट। कैप्सिड होता है, कैप्सोमियर्स इनके सब यूनिट होते हैं। दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन द हेलिकल, ऐसा होता है ऊपर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, फिर नीचे कैप्सिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अब हमें पूछा गया है 4 वायरल डिसीज बताओ, तो हम बता देंगे एड्स, स्मॉल पॉक्स, mumps and influenza. These are the most common examples of viral diseases. And thank you for attending today's lecture. Bye bye. See you soon in the next class. Don't forget to subscribe and hit the like button.